हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो जो है ना, पद्यांश हल करने का सही तरीका। अगर आप इस तरीके से पद्यांश को हल करोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, संदर्भ अगर आप सही लिखोगे तो आपको 2 मार्क दिया जाता है। अगर आप प्रसंग लिखोगे तो 2 मार्क, व्याख्या लिखोगे तो 2 मार्क। आपका ये जो है 6 मार्क का पूछा जाता है। और आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है ताकि आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सके। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, मैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है और इसको आपको जरूर याद करके जाना है, ठीक है। और आप देखो, सबसे पहले ये कौन सा पद्यांश है। लिखा हुआ है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सूना फिर घटे वरु समूल कुम्हिलाए, ठीक है। तो ये आपका एक पद्यांश है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस आपका, इसके जो कवि हैं और कौन है, इसके जो पाठ का नाम है वो क्या है। तो अगर आपको पता है तो आपका संदर्भ का 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया। इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरा ध्यान आपका इस पर होना चाहिए कि इसका आपको कुछ ना कुछ अर्थ पता चल सके। जैसे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत सूना फिर घटे वर समूल कुम्हिलाए, ठीक है। अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके जो आपके रचयिता हैं या फिर इसके जो मतलब कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं। कौन है? बिहारी लाल जी। एंड इसका जो पाठ का नाम है वो आपका भक्ति है। क्या है? भक्ति है। तो अब आप सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना, ब्लैक कलर से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में संदर्भ हेडिंग डाल देना। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक जो आपका ब्लैक कलर है उसको, उससे आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अंडरलाइन कर लेना है और आपको संदर्भ लिखना है। लेकिन संदर्भ लिखने का भी सही तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां आपको लिखना है प्रस्तुत। आपको पाठ का नाम पता है और इसके कवि का नाम पता है तो ध्यान से समझना। जैसा मैं बता रहा हूं, प्रस्तुत दोहा। देखो, इसको कई प्रकार से लिखा जा सकता है, किसी को दूसरे प्रकार से भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही तरीका होना चाहिए, ठीक है, बस। तो प्रस्तुत दोहा जो आपका कविवर है, कविवर, ठीक है, प्रस्तुत दोहा कविवर। अब आपको ब्लैक पेन लेना है और लिखना है, जैसे कवि इसके कौन है, बिहारी लाल जी, तो आप विहारी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, विहारी, ठीक है। तो विहारी द्वारा रचित, तो इनके जो रचयिता हैं वो बिहारी लाल जी हैं, तो मैंने लिख दिया द्वारा रचित, यानी कि ये बिहारी लाल द्वारा रचित है। अब यहां हो गया। अब इनकी एक बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, बिहारी सतसई, ठीक है। तो यहां आपको रचित बिहारी सतसई लिख देना। ध्यान से समझना, इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। ब्लैक से लिखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए आप लोग ब्लैक से लिखना और कॉमा लगा देना। बिहारी सतसई से मतलब बिहारी सतसई से हमारी, बिहारी सतसई से हमारी। अब आपको लिखना है, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में है तो आप पाठ्य पुस्तक लिख देना, पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, हिंदी, लेकिन हिंदी आपको ब्लैक से लिखना है और कॉमा लगाकर। यही तो मेन पॉइंट है सारे जो मैं आपको ब्लैक से बता रहा हूं, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है उसे ब्लैक से लिखा जाता है। तो हिंदी के काव्य खंड, इसे आप गद्य खंड भी कह सकते हो, काव्य खंड भी कह सकते हो, तो हिंदी का एक भाग है तो इसे हम लोग, आपका विलू से ही रहेगा, तो काव्य खंड, ठीक है। में संकलित मतलब ये काव्य खंड है ना, तो में संकलित एक होता है गद्य खंड, पद्य खंड, लेकिन इसे हम लोग पद्य खंड को काव्य खंड कहा जाता है। अब आप पाठ का नाम लिख देना। जैसे आपके पाठ का नाम क्या है, भक्ति, तो यहां आप लोगों के पाठ का नाम जो इसका है ये है भक्ति, ठीक है। तो यहां आप लोग भक्ति लिख देना। अब आपको ऐसे आपको कॉमा बंद कर देना है। अब आपको यहां लिख देना है शीर्षक से उद्धृत है, मतलब शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। तो शीर्षक से उद्धृत है, बस ये आपका हो गया एक सही संदर्भ। अब यहां मेन पॉइंट यही है कि मैंने बिहारी लाल जी को ब्लैक से लिखा, मतलब जो कवि है उसको मैंने ब्लैक से लिखा। अब एग्जामिनर का नजर जाएगा तो लगेगा हाँ, स्टूडेंट ने तैयारी किया है, मेहनत किया है और उसने सही लिखा है।
विहारी सतसई मैंने ब्लैक से लिखा है क्योंकि ये एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने ब्लैक से लिखा है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप ब्लैक से लिखना। हिंदी भाई पूरा बुक है तो ये तो इंपॉर्टेंट है। भक्ति, इस पार्ट का नाम है भक्ति, तो इसलिए मैंने इसे ब्लैक से लिखा है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जहां ब्लैक मैंने किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको अगर ऐसा लिखोगे संदर्भ तो आपका 2 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये हमारा है संदर्भ। अब हम लोग देखेंगे प्रसंग। अब ये हो गया हमारा प्रसंग, अब सॉरी आपका संदर्भ हो गया। संदर्भ लिखने के बाद अब आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग आप हेडिंग डालना, यहां आप लोग लिखना प्रसंग, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, यहां आप लोग ब्लैक से अच्छे से अंडरलाइन करना स्केल की सहायता से बोर्ड एग्जाम में, कि आपका एक भी नंबर एग्जामिनर ना काट पाए, तब तो आपका सही रहेगा। अब देखो यहां आपको लिखना है, जैसे आपका प्रसंग होता है एक शॉर्टकट में लिख दो, पूरे का जो अर्थ है निचोड़ है उसे शॉर्टकट में लिख दो। तो यहां आपको लिखना है प्रस्तुत जो दोहा है, या फिर प्रस्तुत दोहे में, जो आपका दोहा है, दोहे में कवि क्या कहना चाहता है, अभी मैं आपको अर्थ बताऊंगा और आपको हमेशा याद हो जाएगा, कवि नहीं भूल पाओगे, ऐसा मैं आपको बताने वाला हूं। कवि ने किसका बात किया है, धन के बढ़ने की, किसके, धन के बढ़ने पर, मन पर पड़ने वाले, जो मन पर, जैसे धन बढ़ जाता है तो जो मन पर पड़ने वाले प्रभाव का, मन पर, जो आपका मन पर पड़ने वाले प्रभाव, जैसे जो मन पर प्रभाव पड़ता है ना धन के बढ़ जाने से, का वर्णन किया है, का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत शॉर्टकट तरीका है, आप ऐसे लिख सकते हो प्रसंग। अगर आप प्रसंग लिख दोगे तो भी आपका बहुत सही रहेगा। तो ये हो गया हमारा संदर्भ और प्रसंग, ये सारे बहुत सही तरीके हैं। मैंने इसमें पूरे में निचोड़ बता दिया कि इसमें आखिर कवि कहना क्या चाहता है। अब आप ध्यान से समझना, जैसे यहां क्या लिखा हुआ है ये आप ध्यान से समझो, ठीक है। लिखा हुआ है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मणि सरोज बढ़ी जाए, अर्थात कवि का जो कहना है कि धन रूपी जल, जो धन रूपी, जैसे जल जो है एक कमल है एक जल है, तो जल की तुलना आपका धन से किया गया है और कमल की तुलना मन से किया गया है, ठीक है। तो जो कवि कहना चाहता है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मणि सरोज बढ़ी जाए, कवि का कथन है, कवि का कहना है कि धन रूपी जल, जो धन रूपी जल बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। अगर आज आपके पास पैसे कम हैं तो आप उतने में एडजस्ट कर लोगे, मतलब उतने में ही आपका खर्चा चल जाएगा। लेकिन अगर आप कल आपके पास पैसे बहुत हो गए ना, तो फिर आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। मतलब खर्चा बढ़ा ना, क्योंकि आपके पास पैसे बढ़े, तो जो आप 5 रुपए में खाते थे उसको आप सीधा 50 रुपए में खाओगे, क्योंकि और भी स्वाद लेना रहेगा। तो वही कहता है कि आपका जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी आपका कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जैसे जब आपका नदी होता है जिसमें कमल रहता है, अब नदी में जैसे पानी भरता चला गया बहुत ऊपर तक, तो जो कमल का डंठल है ना, जो डंठल होता है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब पानी कम हो जाता है ना, तो वो डंठल छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उतना ही बड़ा रहता है और वहीं से टूट कर नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कवि। अब मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं तो ये आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अब आपको सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ना है, फिर मैं आपको इसका व्याख्या बता देता हूं। देखो, कहने का मतलब है कि कवि का कथन है, कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। अगर आपका धन बढ़ता चला जाएगा तो आपका मन भी बढ़ता चला जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। अगर आपका धन कम हो जाता है तो आपका मन नहीं कम होता। मन तो यही कहता है कि जो मैंने कल खाया था, हमारे पास धन था, वही आज भी खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वही कहना चाहता है कि आपका जो आपका मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। तुलना तो भाई कमल से की गई है कि कमल का डंठल बढ़ जाता है जब पानी बढ़ जाता है, और जब पानी कम हो जाता है तो वो छोटा नहीं हो जाता बल्कि वहीं से नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। जैसे धन अगर बढ़ गया तो मन की इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी, परंतु धन के घट जाने पर, धन के अगर घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। मतलब अगर आपके पास आज धन कम हो गया तो आपकी मन की इच्छाएं नहीं घटेंगी। मन तो वही कहेगा कि जो, मतलब हमारे पास धन थे, जो खाता था वही खाएं, वही आपकी बता रहा है। इच्छाएं नहीं घटती, तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता।
मतलब इस चीज को सह नहीं पाता और दुख के मरे हुए के समान हो जाता है, दुख में वो लिप्त हो जाएगा, दुख में मरे हुए के समान हो जाएगा, एक मूर्ति के समान हो जाएगा। तो ये कितना आसान तरीके से मैंने आपको व्याख्या बता दिया आपके लाइफ से रिलेटेड कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। आई होप कि आपको व्याख्या भी समझ में आ गया होगा। ये है सही तरीका लिखने का। मैंने व्याख्या लिखा, बढ़िया से आपका हेडिंग डाला और आपका एक सही तरीके से लिखा कि एग्जामिनर एक बार पढ़े तो पता चल जाए हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये है आपका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिखने का सही तरीका। अगर आप ऐसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत मेहनत करके समझाया है। तो ये वीडियो पसंद आया हो, पहले आप लोग एक लाइक करना, दिल से एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो सब्सक्राइब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट करो, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा उस सब्जेक्ट का वीडियो। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।